आज हम लोग देखते हैं बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से काफी डिफरेंट है। केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होता है और नए कंपाउंड्स बनते हैं। एटम चेंज नहीं होता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होता है। मतलब इसके अंदर जो सब पार्टिकल है उनकी नंबर बढ़ जाती है, घट जाती है। और आप लोग जानते हैं कि भाई न्यूक्लियस यानी एटम की पहचान होती है उसके एटॉमिक नंबर से, उसके मास नंबर से। सो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही चेंज हो जाए किसी भी कारण से तो ऑब्वियस है कि न्यूक्लियस चेंज हो गया। और न्यूक्लियस चेंज हो गया इसका मतलब है एटम चेंज हो गया, और एटम चेंज हो गया इसका मतलब मैटर ही चेंज हो गया। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग कहें कि दो रबर का बॉल अगर टकराए तो स्टील का बॉल बन जाए या लोहा का बॉल बन जाए। राइट, बड़ी मजेदार चीज है ये। यानी हम चाहें तो मर्क्यूरी को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो गोल्ड स्टेबल नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन मैटर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन हम लोग कहते हैं क्लास 9 में पहली बार बच्चों को पढ़ना होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें जो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुट के एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुटता है तो ड्यूटेरियम बनता है। ड्यूटेरियम में अगर एक और प्रोटॉन घुस जाए या एक न्यूट्रॉन घुस जाए और उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो, चेंजेज हो, तो वो बन जाता है ट्रिटियम। ट्रिटियम के अंदर अगर एक न्यूट्रॉन घुस गया तो या प्रोटॉन घुस गया तो उसके अंदर कुछ चेंज होते तो बन जाता है हीलियम। इस तरह से, उसी तरह से हम लोग कहते हैं भाई यूरेनियम 235 के अंदर एक न्यूट्रॉन को घुसा दिया जाए तो दो भाग में टूट जाता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। कभी बेरियम और क्रिप्टन बनता है तो कभी अलग अलग मटेरियल बनता है। मतलब ये 50 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आता है। दो बातों को ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूजन हो, चाहे वो फ्यूजन हो, चाहे कोई अलग ही क्यों ना हो, हमेशा दो बातों को याद रखिए उसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। जनरली बैलेंस करने के लिए आता है। ठीक है, तो दो तीन टिप्स दे रहा हूं, इसको पहले टिप्स दिमाग में आप लोग रख के चलेंगे। क्या क्या टिप्स है, क्या क्या, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। नंबर 1, टोटल किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस remains कंजर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियन है, और न्यूक्लियन मतलब हम लोग कल बात किया था कल वाला वीडियो में, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंजर्व रहेगा। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन और राइट हैंड साइड का टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमेशा सेम रहेगा। और न्यूक्लियन में हमेशा दिमाग में रहे, न्यूक्लियन में हमेशा बात आएगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। बाकी किसी पार्टिकल को हम लोग न्यूक्लियर नहीं बोलते हैं। अदरवाइज बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं। जी नहीं, बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं। सब पार्टिकल्स इसको बोलते हैं। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, बीटा माइनस है, बीटा प्लस है, तीन तरह के मिशन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, बहुत सारा सब पार्टिकल्स होते हैं। बट किसी को भी हम नहीं बोलेंगे न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही बोलेंगे न्यूक्लियंस, क्योंकि वही मैसिव पार्टिकल्स होते हैं। राइट। दूसरा जो चीज याद रखना है वो ये कि टोटल चार्ज remains कंजर्व। टोटल नंबर ऑफ रिमेन्स कंजर्व, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। और तीसरा चीज जब हम लोग को मैकेनिकली वर्क करना होता है तो टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ये तीन कंजर्वेशन के रूल को फॉलो करके हम किसी भी तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ध्यान रखना होगा कि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को जो आप बैलेंस करते हैं तो वो अलग चीज है, और यहाँ पर जब बैलेंस करते हैं तो ये अलग चीज है। बस यहाँ पर इन दो बात को, ये थर्ड वाला को नहीं भी दिमाग में लाने से बैलेंस करते वक्त
ये 2 पॉइंट को अगर हम दिमाग में रखते हैं तो हर तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग इजीली बैलेंस कर लेते हैं बिना किसी परेशानी का। ठीक है, जैसे हम आप लोगों के सामने 2-3 चीज दिखाता हूं, लेकिन उसको भी आगे करने से पहले ये 2 रिएक्शन को आप लोग याद रखिए। हम न्यूक्लियस के अंदर जब एक न्यूट्रॉन डीकम्पोज होता है, सस्ता भाषा में बोले तो मरता है, जी हाँ, ये भी मरते हैं, जिंदा होते हैं। एक न्यूट्रॉन जब मरता है तो पैदा होता है प्रोटॉन। हो गया, अब बैलेंस करना सीखिए। इधर में कितना न्यूक्लियन? एक। इधर भी कितना न्यूक्लियन? एक। नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व कर दिया हमने। और क्या? इधर में नेट चार्ज कितना? 0। तो इधर भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। बट इस पर तो +1 यूनिट चार्ज है, तो इसको 0 करने के लिए एक पार्टिकल बनता है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस। इसको कभी कभी हम लोग बीटा माइनस भी बोलते हैं, लेकिन ये है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, बट नाम है बीटा माइनस, कभी कभी बीटा माइनस बोलते हैं, लेकिन है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एटम के ऑर्बिट में घूमता है। हम लोग तो यहाँ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, हम लोग तो एटम की बात कर ही नहीं रहे ना। न्यूट्रॉन जब भी मरेगा उसका दुश्मन पैदा होता है एंटी न्यूट्रिनो। इसको बोलेंगे बेटा एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इसका ना मास गिनने, इस पर चार्ज नहीं है, नो चार्ज इज देयर, और मास भी गिनने के लायक नहीं है, राइट। अब आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। इधर कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन है? 1। इधर भी कितना है? 1, क्योंकि ये न्यूक्लियर नहीं है, ये भी न्यूक्लियर नहीं है। इधर कितना चार्ज है? 0। इधर का चार्ज की बात करेंगे तो इसका चार्ज कितना? +1 यूनिट, और इसका चार्ज कितना? -1 यूनिट। नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का नेट चार्ज 0, राइट हैंड साइड का नेट चार्ज 0। दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। एक रिएक्शन ये याद रखिए, किसी भी तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो, राइट। अब देखिए, जैसे देखिएगा कि कोई न्यूट्रॉन घट गया, इसका मतलब समझिएगा कि वो जरूर प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, जरूर वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर अगर एक न्यूट्रॉन कम हो गया तो समझना है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा। और जब भी न्यूट्रॉन मरेगा तो उसके साथ पैदा होगा इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। दैट्स इट। इस रिएक्शन को याद रखिए। दूसरा रिएक्शन याद रखना है कि उसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जब डीकम्पोज होता है, टूटता है, स्प्लिट होता है। अब देखिए, न्यूक्लियस के अंदर ना कहीं न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तब तक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, तब तक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तब तक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। इस तरह से किसी भी वक्त टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ही रहता है, लेकिन ये आपस में बदलते रहते हैं। प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, एक न्यूट्रॉन पैदा हुआ, इसके साथ पैदा होता है बीटा प्लस। बीटा प्लस को ई प्लस लिखते हैं, इसका नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का जस्ट एंटी पार्टिकल कहा जाता है, एंटी पार्टिकल कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को एनिहिलेट करके वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हमने बताया था आप लोगों को मास एनिहिलेशन, मास एनिहिलेशन। ठीक है, बाद में हम लोग बात करेंगे। जब भी न्यूट्रॉन पैदा होगा तो उसका दोस्त भी पैदा होगा, उसका नाम है न्यूट्रिनो। भी की तरह लिखते हैं, इसको याद रखिए, इसका नाम है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, और इसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। दोनों एक दूसरे का एंटी पार्टिकल होते हैं। फिर अगर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के पास आ जाएं तो एक दूसरे को खत्म करके फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये 2 चीजों को दिमाग में हमेशा लेकर चलेंगे तो किसी भी तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब न्यूक्लियर रिएक्शन जनरली हमें जो पढ़ना होता है, हम लोग 2 तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं। एक का नाम है कौन सा रिएक्शन? तो एक को हम लोग बोलते हैं फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन,
फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है जी? तो बोलते हैं एक बड़ा न्यूक्लियस जब दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस में डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन रिएक्शन। मतलब बड़ा टूट के छोटा बन जाना ना, बड़ा टूट के छोटा बन जाना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन रिएक्शन। एग्जाम्पल, जब हम यूरेनियम 92 235 में एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एंट्री करा देते हैं और इस न्यूट्रॉन को जब ये एब्जर्व करता है, न्यूट्रॉन को जनरली हम ऐसा सिंबल से लिखेंगे, जब ये एब्जर्व कर लेता है तो उसके अंदर हलचल बढ़ जाती है और वो कई तरीके से टूट सकता है, कई तरीके से, 50 तरीके से टूट सकता है। बस ध्यान इतना ही देना है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व रहेगा और टोटल चार्ज भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जब ये डिकम्पोज, ये रिएक्शन करता है अंदर में, तो ये टूटता है। पहले तो ये कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 92 236 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये स्टेबल नहीं रह पाता है और ये फिर आपको टूटता है किसमें, तो बेरियम 56 144 प्लस क्रिप्टन 36 89, इसमें टूटता है, डिकम्पोज हो गया, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। कल हमने जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ पढ़ा था, उसमें आप लोगों को सिखाया था कि भाई ये जब यूरेनियम टूटा, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है थोड़ा कम, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, इनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, इसलिए ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया। और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया मतलब भी यहां से और हीट निकलेगा, मतलब लगभग यहां से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है हीट के रूप में। लेकिन उसकी बाद में हम लोग बात करेंगे। अब थोड़ा बैलेंस करते हैं, क्या ये बैलेंस है, कैसे बैलेंस करोगे बेटा, तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना, तो यहां पर है 235 और यहां पर एक न्यूक्लियन मतलब 1 हो गया 236, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज की बात कर लें, कितना चार्ज है, तो न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, चार्ज सिर्फ प्रोटॉन पर होता है। कितना प्रोटॉन है यहाँ पर 92, सो टोटल चार्ज है प्लस 92 यूनिट चार्ज। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में चेक करना है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना, तो 144 अब प्लस 89 थोड़ा जोड़ के देखते हैं, तो 144 प्लस 89 को जोड़ेंगे, 9 4 13 का 3, 9 और 4 13 का 3, 1 1 2 233 हो रहा है, 3 कम पड़ रहा है ना, उसको हम बैलेंस करेंगे। थोड़ा चार्ज को भी देखा जाए तो ये चार्ज 56 प्लस इधर में है 36, दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 92, मतलब चार्ज ठीक है, 92 इधर में 92 इधर में आ रहा है, चार्ज ठीक है, बट क्या कम पड़ रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना कम पड़ रहा है, 3, तो यहां पर 3 लिख देंगे, 3 न्यूट्रॉन लिख देंगे, 3 ठो न्यूट्रॉन। अब हो गया, यस हो गया, क्योंकि 144 प्लस 89 इतना हो गया, प्लस 3 न्यूट्रॉन का मास 3 ठो प्लस कर दीजिए 236, बैलेंस हो गया, राइट। कुछ भी आप लिख दीजिए, डजंट मैटर, कोई आपका मास नहीं काटेगा, बशर्ते कि इन दोनों चीजों को बैलेंस कर दीजिए, टोटल लेफ्ट का चार्ज टोटल राइट का चार्ज को बैलेंस कर दीजिए, टोटल लेफ्ट का मास नंबर और टोटल राइट का मास नंबर को बैलेंस कर दीजिए, काम हमारा हो जाता है और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फ्यूजन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फ्यूजन रिएक्शन का। फ्यूजन रिएक्शन ये क्या होता है भाई, तो डेफिनेशन आप लोग बना लीजिएगा, मैं केवल बोल देता हूं,
वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म ए बिगर न्यूक्लियस, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। मतलब इसमें दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुटकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन रिएक्शन। अब बात करते हैं ये होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर चलिए, हाई टेम्परेचर पर जब दो प्रोटॉन आपस में फ्यूज होते हैं, प्रोटॉन को हम लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं, राइट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ही तो होगा प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, बनते हैं ड्यूटेरियम H12। व्हाट? 1H2। रुक जाओ, बताइए कितना चार्ज है यहाँ पर टोटल? 112। तो इधर भी टोटल कितना चार्ज होना चाहिए? 2। दिख रहा है 1, मतलब एक ठो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, एक चार्ज कम पड़ रहा है। आइए देखते हैं, इधर मास नंबर कितने हैं? 1 और 1 2, ठीक है, यहां भी 2, मास नंबर 2 ठीक है, बट चार्ज में गड़बड़ी है, चार्ज में गड़बड़ी है, चार्ज में गड़बड़ी है। अब सोचिए हुआ क्या होगा? तो जैसे यहां ड्यूटेरियम लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन है, तभी तो 1 और 1 मिलके यहां 2 लिखा हुआ है, जबकि यहां पर सिर्फ प्रोटॉन है, यहां भी सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता नहीं इसमें। इसका मतलब जो इधर 2 प्रोटॉन थे, उस एक प्रोटॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहां न्यूट्रॉन पैदा हुआ होगा, यहां न्यूट्रॉन पैदा हुआ है, एक न्यूट्रॉन बन गया, राइट। न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, तो 1 + 1 तो 2 होता है, तो एक प्रोटॉन है मतलब एक न्यूट्रॉन दिख रहा है यहां पर, मतलब एक न्यूट्रॉन पैदा हुआ है इस प्रोसेस में। तो न्यूट्रॉन पैदा हुआ है, तो अभी हम लोग बात किया था, न्यूट्रॉन पैदा हुआ है तो उसके साथ साथ क्या पैदा होगा भाई? तो अभी हम लोग बात किया था बाई कॉन्सेप्ट कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन खत्म होता है तो बनता है न्यूट्रॉन, उसके साथ बनता है पॉजिट्रॉन, और न्यूट्रॉन का दोस्त आता है न्यूट्रिनो। यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या पैदा हुआ होगा। एक न्यूट्रॉन तो इसके अंदर में आ गया, ये हो गया पॉजिट्रॉन, और उसके साथ दिखा दीजिए न्यूट्रिनो हो गया, प्लस एनर्जी तो रिलीज होता ही है, वो याद रखना जरूरी नहीं, बस एनर्जी लिख दीजिए, कितना एनर्जी जनरेट होता है वो याद रखना जरूरी नहीं है। इस प्रकार आप देख सकते हैं क्या बैलेंस हो गया? ध्यान से देखिए तो यस, बिल्कुल बैलेंस हो गया, देखिएगा ध्यान से। कितना चार्ज था? 1 1 2, इधर भी कितना चार्ज हो गया? 1 इसका और 1 इसका, 2, चार्ज बैलेंस हो गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियन 1 1 2, नंबर ऑफ न्यूक्लियन यहां भी 2, बैलेंस है, राइट। तो चार्ज बैलेंस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी बैलेंस है, इक्वेशन हमारा हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम फिर फ्यूज हो आपस में, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम फिर फ्यूज हो आपस में, तो बनता है हीलियम 3। ये हीलियम 4 भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है कि जो इंपैक्ट आया वो कैसे आया, बस बैलेंस करना आप सीखिए, कुछ भी बन सकता है, मैंने पहले ही बोला। अब देखते हैं बैलेंस करके, 1 1 2, कितने चार्ज है? 2, राइट में भी कितने होने चाहिए? 2, तो 2 तो दिख रहे हैं ना, तो चार्ज बैलेंस है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियन को बैलेंस किया जाए तो इधर कितने हैं? 2 2 4, इधर भी होना चाहिए 4, लेकिन दिख तो रहा है 3, मतलब एक और यहां लिखना चाहिए, यहां पर एक और लिखना होगा हमको। तो बताइए क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहां पर 2 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन लिख देने से हो जाएगा, 0 and 1, क्योंकि यहां प्रोटॉन नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रोटॉन लिखेंगे तो प्रोटॉन का 1 चार्ज और यहां का 2 चार्ज मिलकर 3 चार्ज हो जाएगा, जो अनबैलेंस हो जाएगा, जबकि हमको टोटल चार्ज कितना चाहिए? 2 ही चाहिए ना। तो ऐसा कुछ बनाइए, इस तरह से आपने बैलेंस कर दिया, प्लस यहां से क्या निकलेगा? एनर्जी। अब ध्यान दीजिए,
यहां पर ना पैदा होगा पॉजिट्रॉन और ना पैदा होगा इलेक्ट्रॉन, ना न्यूट्रिनो ना एंटी न्यूट्रिनो। कारण, तो ध्यान से कारण को देखिए, बताइए यहां इसके पास कितना न्यूट्रॉन है, एक, इसके पास भी कितना न्यूट्रॉन है, एक, तो टोटल न्यूट्रॉन कितने थे, दो। अब आइए इधर देखते हैं, यहां पर कितना न्यूट्रॉन है, एक, हाँ, तीन में से दो तो प्रोटॉन है ना, तो एक ही न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन, तो दो प्रोटॉन थे दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन थे दो न्यूट्रॉन है, तो ना न्यूट्रॉन मरे हैं ना पैदा हुए हैं, ना प्रोटॉन मरे हैं ना पैदा हुए हैं, इसलिए ये वाला न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पैदा नहीं हुआ यहाँ पर, दैट इज बैलेंस हो गया। उस तरह से अगर हम लोग बात करें इसको ऐसे कि हीलियम 3 और हीलियम 3 अगर फिर आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या हो सकता है, अगर हीलियम 3 और हीलियम 3 आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या हो सकता है, तो देखिए क्या हो सकता है, ये बन गया हीलियम 4। अब बैलेंस करने की बारी है, बैलेंस करते हैं, कितने चार चाहिए, दो और दो चार, जबकि इधर में कितने देख रहे हैं, दो, ठीक है। कितने न्यूक्लियन चाहिए, 3 + 3 6, इधर में कितने दिख रहे हैं, 4। इसका मतलब दो चार्ज की कमी पड़ रही है और दो नंबर ऑफ न्यूक्लियन की कमी पड़ रही है, तो क्यों ना दो प्रोटॉन डाल दिया जाए, दो प्रोटॉन, 1H1, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन ही है वो, तो बताइए अब हो गया, यहां पर दो प्रोटॉन का मतलब, दो प्रोटॉन का मतलब 2 यूनिट पॉजिटिव, 2 यूनिट पॉजिटिव हो गया ना, 4 यूनिट पॉजिटिव। नंबर ऑफ न्यूक्लियन गिनिए, यहां पर 2 न्यूक्लियन और 4 न्यूक्लियन, 6, यहां पर भी 6 हो गया, ये हो गया आपका प्लस, और भी इस स्टेप में कुछ एनर्जी निकलेगा। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हमने बताया फ्यूजन रिएक्शन, यही सन के कोर पार्ट में हो रहा है, मतलब सन के कोर पार्ट में हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूज होकर, वो एक स्टेप में नहीं होता है, राइट, कई स्टेप में हो सकता है। और ये जो रिएक्शन भी है, जरूरी नहीं कि हमने जैसा बताया, हमने क्या बताया कि पहले हाइड्रोजन फ्यूज होगा तो ड्यूटेरियम बनेगा, ड्यूटेरियम फ्यूज होगा तो ट्रिटियम बने, हीलियम 3 बनेगा, हीलियम 3 फ्यूज होगा तो हाइड्रोजन बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होकर ड्यूटेरियम बन गया, फिर ड्यूटेरियम में प्रोटॉन फ्यूज हुआ तो ट्रिटियम बन गया, फिर ट्रिटियम में प्रोटॉन फ्यूज हुआ तो हीलियम बन जाए, ये भी प्रोसेस है। मतलब हीलियम बनने का कई प्रोसेस है, चाहे प्रोसेस जो भी हो तो रहा है फ्यूजन ही। तो सन के कोर पार्ट में हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहा है उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है अल्टीमेटली, ठीक है। इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक चीज यहां पर होती है जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आता है ना। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ मास नंबर। कल हम लोग इसका बात किया था क्या, यस, कल हमने इसका बात किया था, कल पढ़ा था, कल वाला वीडियो में। कल ये पढ़ा था कि 56 मास नंबर 56 जहां पर फेरस होता है वहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाईएस्ट होता है और ड्यूटेरियम का सबसे कम था, ड्यूटेरियम का सबसे कम था। तो ये तो भाई 80 पर दिखाया है, सही गलत हो गया, ये भी 80 पर दिखाया है, सही गलत हो गया। अब ये 56 पर दिखाया है और ये 56 पर दिखाया। अब देखिए अगर ये है 56 और ये है 0 तो भाई यहाँ पर आएगा तो ये तो लगभग 23 के आसपास होगा। नहीं, सबसे पहला जो चीज था वो था ड्यूटेरियम शुरुआत होती है, हमने कल बात किया था कि ड्यूटेरियम से शुरुआत होती है और ये कर्व चलते 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 जाता है कहां तक, फेरस तक। तो ये सही नहीं होके ये सही है, क्योंकि इसको मिलाया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे शार्पली खींच दिया है और ये पैटर्न पर खींचा जाए तो जा सकता है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 तक जा सकता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हमारा, ये तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की हमको जरूरत ही नहीं है।
चलिए ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? डिफाइन मास डिफेक्ट। तो कल मास डिफेक्ट, कल वाली वीडियो में हम डिफाइन कर चुके हैं। एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये भी हो चुका है, ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा कल हो चुका है, बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियस का डेफिनेशन। डिस्क्राइब फ्यूजन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये भी कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, कि हेवी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा होता है, जब वो स्प्लिट होते हैं लाइटर मिडिल मास न्यूक्लियस में, तो उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है, मतलब और भी हीट बाहर निकलता है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब है और ज्यादा हीट पैदा हुआ होगा, एनर्जी निकला होगा। तो ये कल हम लोग बात किया है। तो फर्स्ट तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। सेकेंड में क्या है? ए ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं ड्यूट्रॉन ना। तो ड्यूटेरियम के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसी का तो नाम है बेटा ड्यूट्रॉन ना। इसी का नाम है ड्यूट्रॉन। ए ड्यूट्रॉन कंटेन्स ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, वो तो बता भी दिया। एंड हैज ए मास ऑफ, इतना मास है इसमें, यस 2.01353 यू। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, कल बताया था ना कि न्यूक्लियर लेवल पर जो भी मास देगा वो एटॉमिक मास यूनिट में देगा। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट फॉर इट इन यू एंड इट्स एनर्जी इक्विवेलेंट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, चलिए आज करा कर दिखाता हूं। तो बताइए, एक प्रोटॉन का मास कितना दिया है? इतना। एक न्यूट्रॉन का मास कितना दिया है? इतना। और 1 यूनिट मास इक्विवेलेंट है कितना का? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हम लोग कल बात किया था कि 1 यूनिट मास अगर कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, ये हम लोग कल बात किया। 3 मास का क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा कैसे बनेगा ये ना। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। चलिए, तो सबसे पहले आंसर में गिवन लिखते हैं। क्या है भाई गिवन? मास ऑफ ईच प्रोटॉन इक्वल टू 1.00727 यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 यूनिट। और मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया हुआ है, चाहे ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1H2 2.013553 यूनिट, इतना दिया हुआ। मतलब अब इसका निकालना है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट तो ध्यान देना है भाई कि ड्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिला होगा तो बना होगा क्या? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन बनते वक्त दोनों पार्टिकल, प्रोटॉन का भी न्यूट्रॉन का भी, थोड़ा थोड़ा मास किसमें कन्वर्ट हो गया होगा? एनर्जी में। इसलिए ड्यूटेरियम जो बना उसका मास थोड़ा कम हो गया होगा। चलिए निकालते हैं मास डिफेक्ट। क्या होगा मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हमारे पास? चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे, सिंस मास डिफेक्ट इक्वल टू क्या होगा भाई? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस तो यहाँ 1H2 है, डाल दो।
भाई कितना एटॉमिक नंबर होता है ड्यूट्रॉन का? तो 1। तो 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.007277 प्लस मास नंबर कितना होता है? 2। 2 में से 1 गया 1, तो 1 इंटू 1.008665 माइनस मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया हुआ है कितना ऊपर में? 2.01353 यूनिट ना। अब इसको प्लस कर दीजिए। अब 1 को छोड़िए, क्या ही प्लस करेंगे। तो 5 और 7 12, 1 और 6 7 7 14, 6 7 और 2 9, 8 और 7 15, 1 1 और 0 1 0 0 0.112 माइनस 2.01353 माइनस कर लो, क्या लग रहा है? तो ये ज्यादा है और ये कम है। चलिए 2 4 6 2 4 6 ठीक है, डेसिमल राइट डेसिमल है, माइनस कर सकते हैं। 12 में से 3 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 3 माइनस 3 बचेगा, 3 में से का 13, 13 में से 5 गया 9, 13 में से 5 गया, सॉरी 13, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, ये 8 बचा है, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0.0, इतना यूनिट मास डिफेक्ट हुआ। मतलब जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिल के ड्यूटेरियम बना होगा या 2 प्रोटॉन मिल के ड्यूटेरियम बनाया होगा, उस वक्त उस प्रोसेस में इतना मास एनिहिलेट हो गया होगा, डिस्ट्रॉयड होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, अकॉर्डिंग एज अल्बर्ट आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां पर दिया है 1 यूनिट इक्वल टू इतना, यस, तो इतना इक्वल टू कितना, तो इसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो हमको निकालना था एनर्जी इक्विवेलेंस, तो निकाल देंगे ना भाई, एनर्जी इक्विवेलेंस हो गया। तो सो एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू कितना, तो डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5, आ जाएगा ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये हो गया आपका कितना, यहां से ले लीजिए, डायरेक्ट क्यू में ले लेते हैं, काम हो जाएगा ना हमारा, 0.00238 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इंटू करके यहाँ लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। और नहीं भी लिखिएगा तो क्या भी हो जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत तकलीफ वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।